जी सर। लास्ट जो फेज होता है हमारी प्रिपरेशन का वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, और हम ही मानते हैं कि हमेशा उसे पॉजिटिव अप्रोच से करना चाहिए। जितना भी दिन हमारे पास बचा हुआ है हम उसको पॉजिटिव ढंग से सोचें। दूसरा, इंटरव्यू है तो हमें अपने गुण दिखाने होते हैं, अपनी खूबियाँ प्रेजेंट करनी होती है। जो भी हमारे अंदर हिडन टैलेंट है उसे हमें बाहर दिखाना होता है। तो आपकी वो एफर्ट्स होनी चाहिए कि आप अपने वो तमाम चीज़ें दिखाएं। और कुछ हमारे ह्यूमन होने के कारण कमियां भी होती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना भी हमें आना चाहिए। प्रशासन में यही चीज़ होती है, इसीलिए तमाम पब्लिक जो है एक उसी तरह की लंबाई चौड़ाई के आदमी पे विश्वास करती है कि ये हमारी समस्या सॉल्व कर देगा। आयोग भी आपके पास अंदर ऐसे ढूंढता है कई बच्चों में से कि कौन इस तरह की क्षमता वाला है। आपकी जो एंट्री है ओवरऑल एनालिसिस है आपका वो अच्छी है, आप आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को कह रहे हैं, दैट इज़ गुड। दूसरा जो पहला इम्प्रेशन है वो इम्प्रेसिव था, शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला, कि यस आप स्माइल कर रहे थे तो कंफर्ट जोन दिखा रहा था आपका या कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो चीज़ें सुधारनी है अभी जो हमारे पास बचा है, आई कम्युनिकेशन, वो आपका कम था या काफ़ी कम था। पैनल के लोगों से आपका कम्युनिकेशन रहना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेटली जिससे साथ बातचीत कर रहे हैं उससे रखेंगे, बट एक जर्नल व्यू कहते हैं ना, ओवरव्यू हल्का सा, तो वो दिखता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं। हम ऐसा नहीं कि हम जो है जैसे घोड़ा बोलता है ना कि अरे सामने जो है शेर आ गया मैं तो आंख बंद कर लेता हूँ, तो हमने उससे बाहर आके आना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा एनर्जी हम और अपना पॉजिटिव एनर्जी दिखा सकते हैं, वो आपके पोस्चर से देखने को मिलती है हमें। पोस्चर का मतलब यानी दो तरह से आप बैठते हैं, या तो आप स्टेचू तरह के बैठते हैं या फिर आप थोड़ा कंफर्टेबल रिलैक्स और हल्का फुल्का अपना मोमेंट्स, वो एनर्जी को शो करता है। तो आपको उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है और साथ में उसे कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होता है वो। अच्छा, उसके अलावा ड्रेस कोड हमने आपको स्पेशली बोला था कि आप ड्रेस कोड में आएंगे ताकि हमको रियल ऑब्जर्व कर पाएँ आपको। ड्रेस से क्या पता लगता है? ड्रेस से लगता है पता डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। सर असल में मुझे मतलब साड़ी ड्रेप करनी नहीं आती, तो इसलिए मुझे थोड़ा नहीं तो उस दिन कैसे पहनेंगे आप? मतलब अभी मैं घर से भी दूर थी तो नहीं, हेल्प करने तो के लिए यही कोई था। इसीलिए तो आपको बोला गया था, मैक्सिमम बच्चों को हम सभी को बोले ड्रेस कोड में आइए। उससे क्या होता है कि आपको एक रियल सेंस महसूस होता है कि मैं कैसा हूँ, और हमें भी दिखता है। हमें कुछ उस पर बोलना होगा तो हम वो कह सकते हैं, जब दिख ही नहीं रहा है तो कहना कहाँ से है? तो वो चलो वो आप ध्यान रखना उस चीज़ का। और उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम से कम जो रिसेंट का है, जैसे परसों उत्तराखंड का बजट आया, आप उत्तराखंड और वो भी सचिवालय में है, यानी ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी के अंदर आप हैं, तो ये उसके वाला कारण जो पॉइंट है ना, अब जैसे लोन का था, ऋण कितना है उत्तराखंड के ऊपर, आप सचिवालय जैसी जगह पर हैं, तो वहीं से तो पूरा डेटा पूरा इकट्ठा हो रहा है। सर मैंने पढ़ा था लेकिन शायद ये वाला पॉइंट उनसे रह गया। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। या फिर जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, अब जैसे हार्मोज स्ट्रेट है, इतनी चर्चा हो रही है, पूरी न्यूज में से जो है अकेली वो एक पॉइंट जो है करीब करीब 20-25% न्यूज़ को कवर कर रहा है, हार्मोज स्ट्रेट, और हम उसी की चीज़ों को निपक चीज़ें, तो वो थोड़ा आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कहते हैं कि मैं अगर आता हूँ, मेरा आने का औचित्य है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, तो वो चीज़ आपके तरीके में झलकनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि गांव का एक दंपति आपके पास आता है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनका जो है पेंशन कार्ड नहीं बना है, तो अगर हम हर जगह रूल्स लेके आ जाएंगे, सरकार भी तो क्या कह रही है, समस्या को देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं लगता है तब भी आप उसकी राशन नहीं रोक सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइड। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ समाधान होता है, आपके स्तर से नहीं है तो आप अपने बड़े अधिकारियों पे, उच्च अधिकारियों पे, या उस तरह का विषय प्रॉपरली उस जगह पहुंचाएंगे जहां से समाधान होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ रूल के ऊपर ज़्यादा न रह करके समाधान के ऊपर आए। आजकल के हमारी सरकार यही सोच रही है कि हम समाधान पे आए, लीस्ट गवर्नेंस एंड लीस्ट रूल एंड मैक्सिमम गवर्नेंस।
तो वो चीज़ जो है दिखनी चाहिए हमारे तरीके में, कि आप उस चीज़ के कहेंगे मैं उसके समाधान पे जाऊंगी और कंसर्न अथॉरिटियों को ले जाऊंगी उस मामले को। नहीं तो एआई यही तो कर रहा है, कंपनियों ने क्या कर दिया है, एआई इंस्टॉल कर दिया है, वो बिल्कुल नॉर्म्स पे काम करता है, तो आदमी की समस्या ही सॉल्व नहीं हो रही है। जैसे कंपनियां करती हैं ना, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी मांग रहे हो, वो रूल पे बता देता है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो हम आदमी हैं, इसका मतलब हमने उससे ऊपर जाना है, और इमोशंस से ज़्यादा हमने काम को बताना है। काम प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, इमोशंस नहीं है। इमोशंस क्या करना है अगर समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था बजट, ये चीज़ जो है उत्तराखंड के लिए जो है चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। इसमें हम 1,11 करोड़ का, यानी 1,00,000 करोड़ का हम बजट लेके आ रहे हैं और 99,000 करोड़ हमारे पास क्या हो गया है, ऋण हो गया। तो ये चुनौतीपूर्ण है, और ये जो वित्त आयोग है वो भी इस चीज़ को कह रहा है कि इन चीज़ों को हैंडल करना है। नहीं तो जो है हमारा मैक्सिमम पैसा किस पे चला जाएगा, रिपेमेंट पे खर्च हो जाएगा, पैसा लौटाना भी तो है। तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा या राज्य के लिए एक बड़ा विषय होता है कि ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल अमाउंट या ब्याज देने पर ही सारा पैसा खर्च हो जाए। तो इसका मतलब हमें किस पे आना हो, प्लानिंग वाले सेगमेंट पे आना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि फ्री बीज, ये जो फ्री वाला कंसेप्ट है ये कम करो। उसी में कि अगर मतलब किसी भी मतलब कि कोई भी जो योजना होगी उसका लाभ पात्रों को मिलेगा, ना कि अपात्रों को। हाँ, तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए ना, तभी तो ये सारा जो पैसा आ रहा है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो क्वेश्चन था हमारा हार्मोज स्टेट, हार्मोज स्टेट ऊपर की तरफ से उसमें फारस की खाड़ी है, नीचे की तरफ से ओमान की खाड़ी है, उसके बीच में है हार्मोज स्टेट। और इधर जब ओमान की खाड़ी के बाद आते हैं तब आता है अरब सागर। तो ये चर्चा वाला विषय है। तो यहाँ से हमारा ये दिखता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कैसा करते हैं, हमारा ऑब्जर्व। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि भारत को क्या असर पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। हमारे यहाँ जो है जो लगभग 50% के आसपास क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, एलपीजी ये तमाम वहाँ से आती हैं, और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि भारत के 2 जहाज ईरान ने वहाँ से आने दिए हो गया है वो, तो फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। कानून जो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो आया, उसको जो है जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है कि जितनी भी जो है एलपीजी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे क्या बनाना है, पहले एलपीजी। बाकी जो प्रोपेन, ब्यूटेन, बाकी चीज़ें जो और चीज़ें करती हैं वो सेकेंडरी में चला जाएगा। यानी वो कमर्शियल चीज़ें हो सकती हैं, कंपनी का हो सकता है उनसे बड़ा फ़ायदा होता हो, बट अभी उनको इस लॉ के अंदर उस चीज़ पर आना है। सर मैंने पढ़ा था, मेरी कॉल नहीं कर पाई। नहीं तो भाई यही तो चीज़ें हैं, ये उनका, ये बाकी जो आप ब्लैक मार्केटिंग ये तो है, परंतु मुख्य चीज़ कानून वहाँ के लिए चाहिए था, और ये चीज़ तो उसके अंदर है ही। अच्छा, गंगा कॉरिडोर या हरिद्वार और ऋषिकेश को हम उसी तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं, ये ठीक था। चंपावत में शारदा कॉरिडोर प्लान हो रही है, इसी बजट में आया है, इस बजट के अंदर शारदा कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक। R32 है, ये कूलेंट होते हैं ना, एसी, गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो जो हमारे एसी होते हैं उनमें जो हम गैस यूज़ करते हैं वो जो है ज़्यादातर जो है क्या है, CFC गैसेज इस्तेमाल हो रही हैं, जो पॉल्यूटेंट जो है गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उसकी जगह पर जो है ये R32 कूलेंट की बात हो रही है। ये क्या करता है, कम, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है थोड़ा, तो इस पर काफ़ी फोकस है सरकार का कि इस तरह की चीज़ें। तो ये केमिस्ट्री का था आपका पार्ट। बाकी जो हमने कहा शुरुआत का ओवरऑल आपका अच्छा है, बट थोड़ा एनर्जी सारी चीज़ें दिखाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। मैं अपना वाला पोजीशन बताऊंगा आपको। मैंने पूछा था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनसे नो डाउट प्रोडक्शन अच्छा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये ऐसा एक समाधान निकाला जा सकता है कि आपने सुना होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अगर सुना है आपने, कि एक ही जगह पर आप 2-3 तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर का यूनिट्स आप उस पर लगा सकते हैं, या अवेयर कर सकते हैं लोगों को, प्रमोट कर सकते हैं इस चीज़ को, लोगों को बता सकते हैं कि आप जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है बहुत बड़ा, आप उस पर लाइव स्टॉक रख सकते हैं, जानवर रख सकते हैं, जिससे कि पूरा साइकिल उनका बने कि एक का वेस्ट दूसरे के लिए फर्टिलाइज़र का काम करे। तो उसी लैंड पे उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल सकता है और उसके आय के साधन भी बढ़ सकते हैं। समझे ना बात को?
पोल्ट्री आप साथ में चला सकते हैं। तो क्या होता है कि एक ही लैंड पे आप 2-3 तरह का आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा नोट ज़्यादा मिलेगा ना, पोल्ट्री से भी आएगा। पोल्ट्री का जो वेस्ट होगा वो हमारे एग्रीकल्चरल उनके लिए जाएगा। आपको पता है कि जो पोल्ट्री है उसमें नाइट्रोजनस जो मैटर होता है बहुत ज़्यादा होता है, उनके वेस्ट में नाइट्रोजन, अमोनिया ये बहुत होता है, और ये पौधों को चाहिए। जो हम NPK डालते हैं पौधों में, है ना, फर्टिलाइज़र की तरह, यूरिया की तरह, तो हम इसको भी कर सकते हैं। हम अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को कि आप इस तरह का काम करें, जिससे एक तो डिपेंडेंसी कम होगी लोगों की केमिकल फर्टिलाइज़र लेने की, साथ ही उनका अच्छा आमदनी का स्रोत भी बनेगा, और क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, और इको फ्रेंडली रहेगा सारा का सारा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज़ें, ये आइडियाज़ हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको पता है कि हार्मोज स्टेट ब्लॉक होने के बाद हमारे यहाँ और किस चीज़ की क्राइसिस पैदा हो गई है? फर्टिलाइज़र। और उत्तराखंड किस तरह के स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के लिए ये जो कंसेप्ट था ये बहुत रिलायबल था। लेकिन सर मतलब एकदम से कम करेंगे तो इससे उत्पादन भी तो घट सकता नहीं, है। एक तरह से कम करने के लिए कहाँ बोल रहे हैं? सरकार तो अभी जो है फार्मर को पर्टिकुलराइज कर रही है, किस एरिया में हमें ऑर्गेनिक चलना है उस पर जा रही है। तो सब कुछ अभी बंद नहीं हो रहा है, बल्कि ग्रेजुअली हम उस तरफ जा रही हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी स्कीम है, पशुओं के लाइव स्टॉक के लिए जो है लोगों को जानवर दिए जा रहे हैं सब्सिडी के साथ में, ताकि वो घर में उस तरह का ऑर्गेनिक चीज़ें होना शुरू हो जाए। और एक टाइम में तो हमारी ज़रूरत है, ये बिना ऑर्गेनिक के काम नहीं चल पाएगा आगे। तो ये बहुत ही रिलायबल क्वेश्चन है। अगर हम इसको रिलेट कर सकें तो मतलब एक सिंगल क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक सर। आपसे जो मैंने देवभूमि का क्वेश्चन पूछा था ना, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस करें। हाँ, एनालिसिस का मतलब सिर्फ मुझे जवाब ही नहीं देना है। आपने बताया देवभूमि क्या है, आपने 4 धाम बताया, आपने टूरिज़्म का बताया, पर एज अ यंग पर्सन आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? तो वो एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो है नहीं, ठीक है, और आपको जब उस लेवल पे जाना है तो हम देखते हैं कि इसका एनालिटिकल माइंड कितना है। जैसे आपने बताया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपना भी कोई सजेशन दे सकती हैं कि मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। तो कोई भी जो सवाल इस टाइप का होगा उसमें हमेशा जो है आप अपना जो है कहिए, अपना आइडिया, अपना समाधान, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा एक फीडबैक है आपको। हाँ, नॉट विद रेफरेंस टू ये जो सवाल पूछा, बट इन जनरल, क्योंकि आपका इंटरव्यू अभी 19 को है। दूसरा ये है कि जब आपसे, जैसे मैंने पूछा कि डायरी लिखती हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको एक बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये नहीं कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ मेरे ऐसा हुआ, वो एक जनरल चीज़ होगी। ये वाला मैंने खुद किया है सर। हाँ, ये किया है मैंने खुद। किया है ना, तो इसी को आपको देखिए बोलने का तरीका होता है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम दिया और वो मेरा अच्छा नहीं हुआ, और फिर मैंने उसका इंट्रोस्पेक्शन किया, देखा कि उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक जो है एग्जाम्पल दीजिए, ताकि जो बोर्ड को ये ना लगे कि आप मतलब ऐसे ही बोल रही हैं। तो जब आपके पास एग्जाम्पल है तो आप दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने इसको यूज़ किया है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था ना, बहुत से लोग ये एक हॉबी दिखा देते हैं ना, मेरे को म्यूज़िक की हॉबी है, स्पोर्ट्स की है, इसकी है, बट एक्चुअली हॉबी होती नहीं है। तो ये एक दूसरा था। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू 19 को है, जो इन्होंने बात की आपकी प्रेजेंटेशन की, तो उसमें आपका ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, कॉन्फिडेंस है, आवाज़ थोड़ी सी ज़रा अपनी बुलंद कीजिए। हाँ, कि ऐसा ना लगे कि, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, शायद इतना डिस्टेंस नहीं होगा आपका।
मे बी 1-2 फीट के आसपास कहीं पे बैठी होंगी, तो आपके ऐसा लगना चाहिए एनर्जी से कि आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं किसी से। तो आपको अगर आंसर आता है तो ज़रा एनर्जी से बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। बाकी आपका फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह वो ठीक हैं। और जब आप आंसर देती हैं तो बीच बीच में हल्का सा अगर दूसरे मेंबर्स को भी देख लेंगी तो वो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल पूछ रहा है उसी को देखना है, क्योंकि नंबर सभी दे रहे हैं। ओके सर। ठीक है। और जो आपकी ड्रेस की बात रही, इन्होंने बोला कि ड्रेस के बारे में मेरा जो पर्सनल व्यू यही है कि आपको वो ड्रेस पहननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों और कॉन्फिडेंट हों। अब 19 तारीख को आप साड़ी पहन के चली गई और साड़ी संभाल रही हैं, तो उसमें आपका जो है ना फोकस वो हो जाएगा। तो या तो आपको आदत हो उसकी, या प्रैक्टिस की हो आपने आज। अब आप सीधे ही 19 तारीख को जाएंगी साड़ी पहन के, शायद पहले कभी पहनी भी नहीं होगी आपने। मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस की है मैंने। आप अगर कंफर्टेबल हैं पहनिए, इट इज़ अ डिसेंट ड्रेस हमारी ट्रेडिशनल। बट अगर आपको लगता है कि वो आपका एक हिंड्रेंस बन रहा है, तो आप सूट पहन के आइए, अपना जो ग्रेसफुल सूट होता है ना, उसमें कोई ऐसा वो ड्रेस कोड नहीं होता है। आपको सिर्फ जब बोर्ड में जा रहे हैं तो उसमें एक तो ये है कि आप कैजुअली ड्रेस नहीं होना चाहिए। आप एक बोर्ड की रिस्पेक्ट होती है और एक इंटरव्यू की गरिमा होती है, उसको मेंटेन करते हुए आप ड्रेस कीजिए जिसमें कंफर्टेबल। वो आपका डिसीजन है आप किस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आपको साड़ी पहन के ही आना है। अगर आपको लगता है कि आप उसको कैरी कर सकती हैं, ज़रूर पहनिए, वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना, ये वो करना, तो आप अपना पहनिए, जो फोकस कीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा मॉडर्न टाइप का कुछ ताम झाम का रंग बिरंगा, वो सब एक ग्रेसफुल जिसको बोलते हैं वो ड्रेस, जो इंटरव्यू की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सर। ठीक है। अब आपको कोई प्रश्न है मुझसे तो पूछिए। तो सर मैं और बताइए कहाँ ठीक पर, है। जैसे कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो जो ऐसे पॉइंट में कार्य कर सकूँ जिसमें जो है उसको बेस्ट कीजिए, बाकी पे टेंशन है। तो और आप डिसेंट हैं, अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा। हाँ, डोंट वरी। अभी आपके पास 3 दिन है, तो आप सोच लीजिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे। खुद वर्कआउट कीजिए। अब आप वो खुद बताइए। ज़्यादा नहीं जाना है इधर, ज़्यादा आपको नहीं जाना। करंट इवेंट्स तो जो चल रहे हैं इस समय, देखिए वो वॉर चल रही है, ये उसकी वजह से ये गैस, ये सब चल रहा है, ये तो आप पेपर में पढ़ ही रही हैं सब इम्पॉर्टेंट चीज़। और जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं ऑलरेडी वो भी पता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो वो आपको देखना है। आपसे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या होता है, सेक्रेटेरिएट में क्या होता है। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि आपसे इन्होंने पूछा था ना शुरू में कि आप तो ऑलरेडी काम कर रही हैं, क्यों आना चाहती हैं, तो आपने कहा मैं फील्ड में काम करना चाहती हूँ। आपको ये बताना है कि मैं ग्रो करना चाहती हूँ लाइफ में। हाँ, ये फील्ड में काम करना तो ठीक है, बोलना बड़ा आसान होता है, बट आप ये शो कीजिए इंटरव्यू बोर्ड को कि मैं एक एम्बिशियस लड़की हूँ और मैं ग्रो करना चाहती हूँ लाइफ में। ठीक है। ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर।